हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है पिछले वीडियो में अध्याय 1 जो है क्लास 7 की हिस्ट्री का देख लिए थे, और आज जो हम लोग अध्याय 2 से देखेंगे, और अध्याय 2 है राजा और उनके राज्य। तो चलिए हम लोग क्लास 7 का जो है अध्याय 2 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दक्कन के राजपूत किसके अधीनस्थ थे। दक्कन के राजपूत जो किसके अधीनस्थ थे, तो कर्नाटक के चालुक्य। तो यहाँ देखिए, शुरुआत में जो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे दक्कन के राजपूत। 8वीं सदी के मध्य में एक राजपूत प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ। दंती दुर्ग क्या किए थे, अपने चालुक्य जो है राजाओं की अधीनता को जो है इनकार करके हिरण्यगर्भ, जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाता था तो उससे जो क्षत्रिय नहीं है जन्म से, वो भी जो है क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता था। तो यही करवाए थे दंती दुर्ग, किसको, चालुक्य राजाओं की अधीनता को अस्वीकार करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 8वीं सदी के मध्य में राजपूत प्रधान दंतु दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को इनकार कर दिया और उसे हराया, और हिरण्यगर्भ ने जो है नामक स्थान करवाया। तो ये सही हो जाएगा। कदम मयूर शर्मन और गुर्जर पतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः केरल और महाराष्ट्र में जो अपना सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो केरल महाराष्ट्र जो दिया हुआ ये गलत हो जाएगा, इसमें जो है केवल एक सही है। यहाँ देखिए, 8वीं सदी के मध्य में एक राजपूत प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया, हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान किया, और जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे उसे भी क्षत्रिय का जो है दर्जा प्राप्त हो जाता था। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों और पुरुष ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुर्जर पतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान पे अपना जो है सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया था, केरल और महाराष्ट्र, इसलिए वो गलत था। यहाँ कर्नाटक और राजस्थान में जो है अपना जो है राज्य स्थापित किए थे। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा 15 का भी चित्ते, इसमें से विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह कीर्ति किस काल की थी, राष्ट्रकूट काल की है। तो यहाँ जो एलोरा का गुफा 15 में जो है भित्ति चित्र पर विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया, यह कृति राष्ट्रकूट काल की कृति है। राजाओं के राजा को क्या कहा जाता था, तो राजाओं के राजा को महाराज धीराज कहा जाता था। तो राजाओं के राजा को जो है महाराज धीराज, त्रिभुवन, फिर है चक्रवर्ती, 3 भूमनों का स्वामी, और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण जो है करते थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 8वीं सदी में राजाओं के राज्य के प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है। राजाओं ने कई राजाओं के महाराधिराज, त्रिभुवन, चक्रवर्ती और इसी तरह के भारी भरकम उपाधि धारण करते थे। तो ये सही होगा। राजाओं ने उत्पादकों से संसाधन इकट्ठा किया जाता था और इनको अक्सर अपने उत्पादक का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये भी सही होगा। राजस्व वसूली करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के से की जाती थी। तो ये भी सही है। ये पद अनुवांशिक नहीं हुआ करता था, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये पद जो अनुवांशिक हुआ करता था। इसमें 1, 2, 3 सही है। नए राजाओं ने जो है महाराधिराज, राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, इस तरह के अन्य जो है भारी भरकम उपाधि धारण की। फिर ये सभी राजाओं ने उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों के संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादन की एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। फिर राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सोना में भी ऐसा होता था। कई बार राजाओं के निकट संबंधी इन्हें जो है ओहदों पर होते थे। इसे वंशानुगत होता है। नेक्स्ट, चोल काल में बेट्टी शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता था। ये बेट्टी शब्द जो है चोल काल में किस लिए प्रयोग किया जाता था, तो बेट्टी शब्द का प्रयोग होता था कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो जो कर जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, इसके लिए जो है बेट्टी शब्द का प्रयोग होता था। यहाँ देखिए, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए जो है 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी।
जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि उल्लेख मिलता है। ये वेट्टी जो था ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परिस्थितियों से हमें पता चलता है कि राजाएं खुद को मिसाल के रूप में वीर विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे, तो ये सही होगा। राजा लोग प्राय ब्राह्मण को भूमि अनुदान और पुरस्कृत करते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। कल्हण ने अपने वृत्तांत में गुजरात पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया है, तो ये गलत हो जाएगा। कल्हण जो अपने वृत्तांत में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया है, और कल्हण जो है राजतरंगिणी में कश्मीर के शासक के बारे में लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। राजतरंगी नामक संस्कृत काव्य की रचना कल्हण ने किया था, तो ये सही है। तो इसमें गलत कौन सा आ जाएगा? सी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना किया गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास का समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों ने भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए जो है असाधारण ग्रंथ है। राजतरंगिणी नामक संस्कृत काव्य की रचना कल्हण ने किया है। तो राजतरंगिणी नामक संस्कृत काव्य की रचना कल्हण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, कल्हण की रचना द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? तो कश्मीर के राजाओं का। तो कल्हण के जो है रचना राजतरंगिणी से भी कश्मीर के राजाओं का जो है इतिहास पता चलता है। नेक्स्ट, राजपूत, गुर्जर, पतियार, पाल और शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती थी। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो राजपूत, गुर्जर, पतियार और पाल के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था और ये कई सदियों तक चला था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो दक्षिण भारत पर क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए, तो ये गलत होगा। कावेरी नदी डेल्टाई क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो चलता था ये कन्नौज पे नियंत्रण के लिए जो है चलता था। गुर्जर, पतियार, राजपूत और पाल वंशों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण के लिए चलता था। निम्न में से किस शासक ने अपने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया? तो ये किया गया था मोहम्मद गजनी के द्वारा। मोहम्मद गजनी द्वारा जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया गया था अपने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर। अफगानिस्तान के गजनी का मोहम्मद एक ऐसा शासक था जिसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर जो है 17 बार 1000 से लेकर 1025 ईस्वी के बीच जो है हमला किया। उसका निशाना से संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर को भी जो है इन्होंने लूट लिया था, उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शासकों के बड़े मंदिर का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के प्रयास किया, इसलिए जब उससे एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो सीधे मंदिर पर निशाना बनाते थे, जो कि बहुत अधिक संपन्न होते थे। सही होगा। मोहम्मद गजनी ने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया, तो ये भी सही होगा। चौहान वंश का शासक सिंध और कश्मीर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। फिर चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी नाम से शासक को 16 बार में रहा था। तो इसमें जो है पूछा गया कौन सा सही, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, शासक ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा शासक था, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पे 17 बार जो है आक्रमण किया। उसका निशाना से संपन्न मंदिर अपने गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद जो धन उठा ले गया उसे बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक एक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 उनके हाथों हार गया था। तो इसलिए स्टेटमेंट जो 1 और 2 इसमें सही था। निम्न से सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? तो ये मोहम्मद गजनी के द्वारा। जो सोमनाथ मंदिर है इसको मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटा गया था, और यहाँ से लूट के धन ले गया था, वहाँ गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया था इसी धन से। निम्न से चौहान का प्रमुख शासन कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान का प्रमुख जो है शासक था। यहाँ देखिए, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे।
दिल्ली और अजमेर के आसपास। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय जो है सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया और 1192 में उनसे जो है खुद हार गया था। निम्नलिखित में से जो है चोल वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चोल वंश कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नामक प्रसिद्ध छोटे के परिवार की सत्ता थी, तो ये सही होगा। चोल वंश कांचीपुरम के पाल राजाओं की मातहत थे, तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, तो ये भी सही है। राजा राज प्रथम उत्तरी श्रीलंका को विजित किया था, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांजीपुरम के पल्लव राजाओं के मातब थे। उड़याइर और चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी में मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। उन्होंने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों के जीता और उनकी राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ाता गया। दक्षिणी और उत्तर सानियत और पल्लव के इलाके में इस राज्य का हिस्सा बना लिया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना और उसने इससे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण विस्तार किया। उन्होंने साम्राज्य प्रशासन की पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उनकी गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इस अभियान में उसने एक जलसेना भी बनाई थी। नेक्स्ट है, चोल वंश की किस शासक ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम द्वारा जो गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्व जो है देशों पर हमला किया गया था। गंगई कोंड चूपुरम क्या है? तो गंगई कोंड चोलपुरम जो क्या है, तो ये हो जाएगा मंदिर। तो गंगई कोंड चोलपुरम राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर के जो है बड़े मंदिर हैं और स्थापत्य कला और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार मंदिर है। तो गंगई कोंड चोलपुरम जो है राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा जो है बनाया गया था और ये मंदिर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चोलकालीन काष्ठ प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट काष्ठ प्रतिमाओं में गिनी जाती है, तो ये सही है। चोल काल में कृषि के विकास कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी जम जाती थी, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चोल काल के बारे में क्या सत्य कथन है, विचार करिए। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा गया। उर जो सिंचित खेती के कारण बहुत ही समृद्ध हो गई थी, तो ये सही है। गांव के समूह को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे, तो ये दोनों जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से गांव के समूह को क्या कहा जाता था? तो नाडू। तो क्वेश्चन नंबर या जो 20 है ये है, निम्नलिखित को मिलान करें। तो इसमें है बेलन गवाई। तो बेलन बगाई जो है ये क्या था? तो ये था गैर ब्राह्मण किसानों स्वामी की भूमि। फिर है ब्रह्मदेव, तो ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है शाला भोग, तो शाला भोग था किसी विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए भूमि। और पल्ली चंदम जो है ये जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि थी। तो इस तरह इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का 3 दिया गया, तो ये 4 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का जो है 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए बेलन गवाई जो है गैर ब्राह्मण किसानों स्वामी को दी गई भूमि। ब्राह्मदेव जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। और शाला भोग जो है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि होता था। और पल्ली चंदनम जो है जैन संस्थानों को जो है दान में दी गई भूमि होता था। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। फिर है चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरुरु अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इसमें पूछा गया है सही कथन कौन सा होगा? तो 1 और 2 दोनों सही है। व्यापारी के संघ को जो चोल काल में नगरम कहते थे और चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी जो है उत्तर मेरुरु अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित में से चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे? तो उर। तो चोल काल में किसानों की बस्ती को जो है उड़ कहलाती थी। सिंचित खेत के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने के लिए कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। तो यहाँ जो है किसानों को उड़ कहा जाता था और गांव को जो है नाडू कहा जाता था। और उड़ और नाडू मिलके जो है ग्राम परिषद और नाडू जो है न्याय कर वसूलते थे।
इस तरह हम लोग का जो है 7 क्लास का अध्याय नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अध्याय नंबर 3 देखेंगे और ये है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो ये हम लोग देखेंगे 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य दिल्ली की स्थिति, और ये अध्याय 3 में है। ये पहला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में तोमरो एवं चौहान के राज्यकाल में कौन सा शहर वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना था? तो कौन सा शहर वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना था? तो दिल्ली। तो 12वीं शताब्दी में जो तोमरो एवं चौहान के राज्यकाल में दिल्ली जो है ये वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ देखिए, पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जैसे कि चामान नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो चौहान और के काल में जो दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में परिवर्तन हुई जिसने उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शुरू हुआ था तो 13वीं शताब्दी में। तो 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, दिल्ली सल्तनत जो है सबसे पहले जो इस पर गुलाम वंश शासन किया था, 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ देखिए 13वीं सदी के आरंभ में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो हम लोग को पता है 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, और ये जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोमरों एवं चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो अभी हम लोग देखे थे ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, इस शहर में बहुत से मौर्य व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो केवल एक सही होगा। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित में से तवारीखों के संबंध में गलत कथन का चुने। तो तवारीखों क्या होता है? तवारीखों के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारिया जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। फिर तवारीख वह है जो सुल्तान के शासनकाल के प्रशासन की भाषा में अरबी में लिखते थे। तो इसमें जो है ये गलत हो जाएगा। तवारीख के संबंध में ये जो है सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों की प्रशंसा संबंधी सलाह भी देते थे। तो तवारीख के लेखक जो है सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासक के जो है संबंधी सलाह भी देते थे। यह न्यायसंगत शासन के महत्व पे बल देता है। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? तो 1236 में। तो रजिया सुल्तान जो है ये 1236 में गद्दी पर बैठी है। यहाँ देखिए 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो है रजिया सिंहासन में बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक युग और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। यहाँ निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। सैयद वंश, तो 1320 से 1314। फिर क्या है? खिलजी वंश। तो फिर यहाँ देखिए वो मिलान करने में ये हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक शासक और राजवंश। तो प्रारंभिक शासक इसमें देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक रहे थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के शासक थे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी किए थे। तो 1206 से 1210 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। फिर देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो 1210 से 1236 इल्तुतमिश रहे थे। फिर रजिया 1236 से 1240। फिर गयासुद्दीन बर्बर 1266 से 1287 तक रहे थे। फिर इसके बाद आ गया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका टाइम रहा था। और जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1296 तक, और फिर अलाउद्दीन खिलजी 96 से 1316 तक जो है शासन किए थे खिलजी वंश का। फिर हो गया तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था और 1320 से 1414 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। और 1320 से 1324 तक जो है गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड रहा था। फिर है मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर 1324 से 1351 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। और इसके बाद जो है सैयद वंश का टाइम रहा था 1414 से 1451 तक। तो इसमें जो है एक खिद्र खान 1414 से 21 तक रहे थे। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 और बहलोल लोधी 1551 से जो है 1489 तक रहे थे। और इस लोधी वंश के साथ जो है इब्राहिम लोधी लास्ट शासक थे लोधी वंश के, और इसी के जो है हत्या कर 1526 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत का समापन करके बाबर ने जो है दिल्ली पे मुगल वंश का स्थापना किया था। तो ये लोधी वंश जो है अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो सल्तनकालीन जो है वंश रहा था और सबसे पहला था
गुलाम वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और इसके बाद 1526 में बाबर द्वारा स्थापित किया गया मुगल वंश। नेक्स्ट है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी, तो ये रजिया हो जाएगी। और मिनहाज सिराज ने यह कहा था कि अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य है, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा सकी। और 1236 से लेकर जो है 1240 तक ये सिंहासन पर, और 40 में जो इसे सिंहासन से हटा दिया गया। फिर है वारंगल किस राज्य में है? तो वारंगल जो है किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। तो वारंगल जो है ये आंध्र प्रदेश में है। रजिया अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकातीय वंश का राजा था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 इसका टाइम था। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा अपनी प्रिय रानी का स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, इसलिए इसका नाम रानी दिद्दा हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए, मिनहाज और सिराज के अनुसार ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। फिर है रजिया अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। था ये सही है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय चोल वंश का राज्य था। तो इसमें हम लोग को पूछा गया कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, मिनहाज और सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन जो इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता था, खुदा की रचना में खाते का ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियां के बाद भी आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया अपने अभिलेख में सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकातीय वंश का जो है राजा का शासन था। निम्न में से किसने शिलालेख पर अपना नाम बदल दिया और दिखावा किया था? वह एक पुरुष है, तो रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी जो है इन्होंने शिलालेख पर अपना नाम बदलकर दिखावा किया कि वह पुरुष है। तो आधुनिक आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की थी रानी रुद्रमा देवी। इन्होंने जो है अभिलेख पर अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों और जमींदारों की जगह अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो ये सही है। गुलाम और आश्रित अपने उत्तराधिकारी के प्रति वफादार रहते थे, मगर अपने मेल और संरक्षकों के प्रति नहीं। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट गलत था। फिर मध्यकालीन इतिहास में योग और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर भी होते थे, तो ये भी सही है। मध्यकालीन काल में जो है जो आदर्श गुलाम होते थे वो बेटे से भी बढ़कर होते थे, तो ये दोनों सही हो जाएगा। 1 और 3। जन्म के आधार पर मिलने वाली विशेषाधिकार, उदाहरण के लिए लोगों का मानना था कि कुलीन लोग को शासन करने के लिए अधिकार विरासत में मिलते हैं क्योंकि वे कुछ खास परिवार में पैदा हुए हैं। तो इनको कौन सा अधिकार कहा जाता है? जन्मसिद्ध अधिकार। तो कुलीन लोगों को जो है शासन करने का अधिकार इसलिए मिलता था क्योंकि वो किसी खास परिवार में पैदा हुए थे, तो ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता था। नेक्स्ट है, खिलजी और तुगलकों शासक ने सैन्य कमांडर को अलग अलग आकार में प्रदेश राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। इन भूमियों को कहा जाता था, तो इन भूमियों क्या कहा जाता था? इक्ता। तो खिलजी और तुगलक शासक जो है सैन्य कमांडर को अलग अलग आकार प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था, और इन भूमियों को इक्ता कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता के कानूनी की व्यवस्था बनाए रखना है? तो मुक्ति का। तो मुक्ति का जो कर्तव्य है ये है अपने जो है सैन्य अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्ता कानूनों का जो है व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुक्ति का कर्तव्य सैन्य अभियान का नेतृत्व करना और उनके एकता कानून का व्यवस्था बनाए रखना है, ये सही है। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का प्रभावी तरीका था और उनका वंश परंपरा से चले उन्हें कोई भी एकता बहुत समय के लिए मिले जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने एकता के कानून का व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के बदले मिली रकम से वो अपने सैनिक को भी तनख्वाह देते थे। फिर मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में मवेशियों और घरों पर भी कर लगाए गए? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मवेशियों और
घरों पर भी कर लगाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के शासक थे, इसके काल में जो है मवेशियों और घरों पर भी कर लगाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की? तो इब्न बतूता जो किस देश के जो नागरिक थे जो 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो मोरक्को के। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को के जो निवासी थे। इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों के किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुट में भारत के बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गूंथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था और वो कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे और उनके लिए जो है प्राचीन काम देते थे। दीवार के घर घेरे में उनकी मवेशियां और फसल रहते थे, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था। नेक्स्ट, चंगेज के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है चंगेज के नेतृत्व में जो है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था। तो ये सही होगा। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस आकियासना पर हमला किया था। तो ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुगल शासक अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में किस शासक का प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया? तो शेरशाह सूरी का। तो अकबर जो है ये शेरशाह सूरी के प्रतिमान रूप को जो है अपनाया था। नेक्स्ट अब देखिए अध्याय नंबर 4 है और अध्याय नंबर 4 है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो हम लोग क्लास 7 का अध्याय नंबर 4 देखेंगे और ये है अध्याय का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। तो यहाँ देखिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगलों के कौन कौन से क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया? तो दिल्ली और आगरा। तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है मुगल ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जताया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुगलों ने 16वीं सदी में आगरा और दिल्ली पर अपने राज्य का विस्तार किया शुरू किया और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। ये स्टेटमेंट सही है। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगलों के निवास स्थान दिल्ली के इंडिया गेट के से राष्ट्र संबोधित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो इसमें जो है केवल एक सही हो जाएगा। यहाँ देखिए भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासक के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से जो है राष्ट्र को संबोधित करते हैं, न कि मुगल के भवन से। नेक्स्ट, निम्न में से पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर के बीच। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 में और इसी युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी का पराजित हुए थे और लोदी वंश का जो है खत्म कर दिया गया था और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुगलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। तो ये सत्य है। मुगल माता की ओर से चीन के तंग राजवंश के थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है मुगल के संबंध में सही हो जाएगा। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था और उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान और इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों और संबंधित थे। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। फिर मुगलों अपने वंशावली का प्रदर्शनी चित्र बनवाया करते थे। फिर प्रत्येक मुगल शासक जे तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तो इसमें गलत कौन सा था? केवल एक। मुगल, यहाँ देखिए मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो मुगल जो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों में संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए जो है मुगल जो है तैमूर के वंशज कहलाने पर गर्व करते थे, लेकिन मंगोल कहलाने पर जो है वो पसंद नहीं करते थे। निम्न में से तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर जो दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। तो 1398 में जो है तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो नेक्स्ट है बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो ये किया गया था 1504 में। तो बाबर द्वारा जो है काबुल पर कब्जा 1504 में किया गया था।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुगल शासक बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था। उस समय बाबर का उम्र 15 वर्ष था। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण ही उसे पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उनके वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा किया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और पंजाब और काबुल पर कब्जा कर लिया। तो इसे पूछा गया कौन सा सत्य है, तो 1 और 3 सही है। देखिए, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 तक 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया और उनकी उम्र जो है केवल 12 वर्ष थी। मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों पर आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर जो है कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में से मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें श्रेष्ठ पुत्र ही पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। फिर उत्तराधिकारी में सहस्याद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो इसमें जो है केवल 2 सही होगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से काफ़ी समय तक इनकार करता रहा? तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो है ये मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने में जो है काफ़ी समय तक इनकार करते रहे थे। निम्नलिखित में से मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। फिर मनसबदार इख्तियारों की तरह अपने जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। इसमें केवल 1 सही है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इख्ताओं का समान था, परंतु मनसबदार मुक्तियों के भिन्न थे और अपनी जागीर पर नहीं रहते थे और न ही उस पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों के केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व से नौकर के लिए एकत्रित करते थे, जबकि स्वयं देश के किसी अन्य भाग में जो है सेवारत करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अकबर ने अपने शासनकाल में जागीर का बड़ा सावधानीपूर्वक जो है आकलन किया। फिर है ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन के बराबर हो। तो यहाँ कथन दिया गया है जो अकबर ने अपने शासनकाल में जागीर का बड़ा सावधानीपूर्वक से आकलन किया था, क्योंकि ताकि इन जागीर का राजस्व जो है मनसबदारों के वेतन के तकरीबन के बराबर हो। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका ये स्पष्टीकरण भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता हो, या किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार के लिए जो राजस्व को इकट्ठा करता हो। तो इनमें से दोनों के लिए। तो मुगल काल में जो है जमींदार का उपयोग किया जाता था किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, या किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार के लिए जो राजस्व को इकट्ठा करता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? तो मुगल काल में जो है जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किसी दूसरे राज्य के संसाधन हड़पने के लिए। तो जब शब्द जो है किसी दूसरे राज्य के संसाधन को हड़पने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा की रचना की थी? तो अबुल फजल। तो अबुल फजल द्वारा जो है अकबरनामा की रचना की गई थी। अकबरनामा और आईने अकबरी अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल से के आदेश कि उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है और इनका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इससे समकालीन भारत के लोक परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूर और राजस्व की सांख्यिकी विवरण करना। तो 3 जिल्द में जो है आईने अकबरी की रचना की गई है अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईने अकबरी की विषय वस्तु है? तो अकबर के प्रशासन का विवरण। तो आईने अकबरी की विषय वस्तु क्या है? अकबर के प्रशासन का विवरण। तो इस तरह जो है हम लोग का अध्याय नंबर जो है 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे के वीडियो में हम लोग अध्याय नंबर 5 से देखेंगे और अध्याय नंबर 5 है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।